गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं साइकेट्री में। हमने पहले बेसिक पढ़ा, डेफिनेशंस एंड ऑल। उसके बाद हमने ब्रेन और माइंड में डिफरेंस पढ़ा, ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े। और अब हम माइंड के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो माइंड के कौन कौन से कंपोनेंट हम कर चुके हैं? थॉट हम कर चुके हैं, कॉन्शियसनेस हम कर चुके हैं, मेमोरी हम कर चुके हैं, अटेंशन हम कर चुके हैं। उसके बाद कल हमने इनसाइट जजमेंट किया था, इनसाइट एंड जजमेंट। उसके बाद कल हमने इमोशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इमोशन के बारे में पढ़ा था। इमोशन क्या होते हैं, अपनी इंटरनल फीलिंग जो हम बाहर दिखाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इमोशन। और इमोशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सटर्नली और इंटरनली। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ थ्योरीज ऑफ इमोशन पढ़ा था। ओके, उसके बाद आज हम आगे इमोशंस के डिसऑर्डर पढ़ेंगे एंड देन हम आज परसेप्शन पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा हमारा क्या क्या रह गया? 8 कंपोनेंट थे ना माइंड के। इसके अलावा अपना रह गया परसेप्शन एंड देन वी विल स्टडी साइकोमोटर एक्टिविटी। ओके, तो आज हम कोशिश करेंगे हम ये कंप्लीट कर ले, और अगर साइकोमोटर एक्टिविटी हम स्टार्ट कर पाए तो हम ये भी कर लेंगे। ओके, सो एक बार इमोशन हम रिवाइज करते हैं क्विकली। कल की क्लास में हमने इमोशन के बारे में क्या पढ़ा था? इमोशन, इमोशन क्या होते हैं? हमारी इंटरनल फीलिंग जो हम बाहर एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इमोशन। ओके, इमोशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। और इंटरनली हमारे वाइटल साइंस में चेंजेस होंगे। ओके, उसके अलावा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इमोशन। अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है तो हम उसको एफेक्ट बोलते हैं, और वही इमोशन अगर हमारा लॉन्गर ड्यूरेशन तक परसिस्ट कर रहा है तो हम फिर उसको क्या बोल देते हैं? मूड। उसके बाद हमने इमोशंस की 3 थ्योरी पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी जेम्स लैंगे थ्योरी, जो बेस्ट थ्योरी है इमोशन की। उसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल जब भी कोई स्टिमुलस आएगा हमारी बॉडी में तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे एंड देन देयर विल बी साइकोलॉजिकल चेंजेस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कैनन ब्रैड की थ्योरी, जिसमें क्या था, जिसने बताया कि जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस एक साथ हमारी बॉडी में होंगे एक ही टाइम पे। उसके बाद हमने पढ़ा स्कैटर सिंगर ने क्या बताया कि जब भी कोई स्टिमुलस आएगा पहले हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, फिर हम कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन करेंगे उस स्टिमुलस का एंड देन देयर विल बी साइकोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी। पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन होगा एंड देन देयर विल बी साइकोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी। ओके, तो अब हेडिंग लगा लो, डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशन। डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशन। क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं इमोशन के? इमोशन के बेसिकली 3 डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेजरेबल मूड। ठीक है, उसके बाद होता है अनप्लेजरेबल मूड। 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें डिवाइड किया गया है, एक एक को हम पढ़ेंगे। वन इज प्लेजरेबल मूड, सेकेंड वन इज अनप्लेजरेबल मूड एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिसको हम इनमें से ना प्लेजरेबल में क्लासिफाई कर सकते हैं ना अनप्लेजरेबल में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? अदर मूड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेजरेबल मूड के साथ। व्हाट इज प्लेजरेबल मूड? प्लेजरेबल, प्लेजरेबल से आप सब क्या समझते हो? प्लेजरेबल मूड क्या होता है? प्लेजरेबल मूड
प्लेजरेबल यानी कि अच्छा महसूस करना, ठीक है। जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा खुशी महसूस करता है, ठीक है, तो उस वो किस कैटेगरी में आता है? प्लेजरेबल मूड की कैटेगरी में। तो प्लेजरेबल मूड का एक डिसऑर्डर है, दैट इज मेनिया। क्या है? प्लेजरेबल मूड को हम क्या बोलते हैं? मेनिया। मेनिया क्या होगा? पर्सन feels unnecessary and unexplainable joy, happiness all the time। बिना बात के, बिना किसी कारण के हर समय खुश खुश महसूस करना, ठीक है। ये भी अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है, हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। बट तुम सारा ही टाइम खुश रह रहे हो, कुछ गलत हो रहा है तो भी तुम हंस रहे हो तुम्हारे साथ, तो वो क्या होगा? मेनिया, ठीक है। पर्सन फील्स अननेसेसरी एंड अनएक्सप्लेनेबली पर्सन फील्स अननेसेसरी एंड अनएक्सप्लेनेबल जॉय, हैप्पीनेस ऑल द टाइम, ठीक है। वो क्या होगा अपना? मेनिया। तो क्या होता है मेनिया? मतलब इसकी पैथोफिजियो की बात करें, मेनिया क्या होता है? क्या होता है मेनिया में? क्या हो जाता है? जब हम मूड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम इतना जान लो, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 2 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनिया में कौन से अफेक्ट होते हैं? हमारे ब्रेन के 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स 5-HT एंड नोरएपिनेफ्रिन, ठीक है। जब ये दोनों एक्सेसिवली हाई हो जाएंगे ना, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है। मेनिया क्या होता है? एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है। कब देखने को मिलेगा ये हमें? जब हमारे ब्रेन में 5-HT क्या होता है? सेरोटोनिन। 5-HT का साइंटिफिक नाम बहुत बार पूछ लेते हैं, तो ये क्या होता है? 5-HT इज 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन, ट्रिप्टामाइन, ये होता है अपना 5-HT। तो जब हमारे ब्रेन में 5-HT एंड NE दैट इज नोरएपिनेफ्रिन, इनका लेवल जब हमारे ब्रेन में बढ़ जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलता है मेनिया, ठीक है। अब हम देखते हैं मेनिया की स्टेजेस। इसकी क्या स्टेजेस? वैसे तो हम मूड डिसऑर्डर में इसको कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब अगर हम पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर्स तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो अब हम देखते हैं मेनिया की स्टेजेस। मेनिया की कितनी स्टेजेस होती हैं? ओके, तो हेडिंग लगाओ, स्टेजेस ऑफ मेनिया। स्टेजेस ऑफ मेनिया। मेनिया की जो है बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। मैं पहले चारों एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम लिखेंगे। सबसे पहली स्टेज आती है यूफोरिया। यूफोरिया के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज हाइपोमानिया। तो यूफोरिया क्या होता है? अभी जो पर्सन है उसके अंदर बस थोड़ा सा मूड एलिवेट हुआ है, सिर्फ ओनली माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है। वो एक्सेसिवली खुश महसूस कर रहा है, जरूरत से ज्यादा खुश रह रहा है, तो ये पहली स्टेज है, दैट इज यूफोरिया, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी सेकंड स्टेज, दैट इज इलेशन। अब उसमें क्या होगा कि यूफोरिया से थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। अब क्या होगा? खुश होने के साथ साथ जो उसकी एक्टिविटी है ना वो भी बढ़ गई। एक पर्सन है वो एक्सेसिवली खुश रह रहा है और खुश रहने के साथ साथ वो डांस भी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना? इलेशन। इलेशन में क्या होगा? माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। खुश भी रहेगा और उसके साथ साथ वो डांस करता हुआ भी घूमेगा, ठीक है। अब आएगी स्टेज 3, कंडीशन थोड़ी और सीवियर होगी। तो अब इसमें पर्सन को क्या होगा? उसका मूड तो एलिवेट होगा, उसके साथ साथ उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन में हमने पढ़ा था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या था वो। उसमें क्या फील करता है पर्सन? पर्सन को लगता है कि मैं ही भगवान हूं, आई एम सुपीरियर, आई एम द किंग। तो फिर स्टेज आएगी 3, दैट इज एक्सलेशन, ठीक है।
उसमें पर्सन को क्या होगा, एलिवेशन ऑफ मूड तो होगा ही, साथ में उसको क्या होगा, ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ओके, फिर आती है स्टेज 4, लास्ट स्टेज, मतलब बिल्कुल ही काम खराब हो गया, तो पर्सन का मूड तो एलिवेट होगा, उसके साथ साथ पर्सन को किस चीज का रिस्क होगा, रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म एंड हार्म टू अदर्स, वो खुद को भी चोट पहुंचा सकता है और दूसरों को भी चोट पहुंचा सकता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, मेनिया की 4 स्टेजेस। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, यूफोरिया। यूफोरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइपोमेनिया। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, ओनली माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, सिर्फ मूड अभी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इलेशन। अब कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ी, ठीक है, थोड़ी और ज्यादा सीवियर हो रही है, तो पर्सन का मूड भी एलिवेट होगा, मूड एलिवेशन प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। मूड तो एलिवेट होगा, उसके साथ जो पर्सन है वो खुश महसूस करेगा और साथ के साथ डांस भी करने लग जाएगा, ठीक है, या फिर जो उसकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यूफोरिया, इलेशन, एंड देन थर्ड क्या होगा, जल्दी बताओ, एक्सलेशन। एक्सलेशन में क्या होगा, मूड तो एलिवेट होगा, उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, क्या पर्सन फील करेगा, ग्रैंडियोसिटी, आई एम द किंग, आई एम सुपीरियर। ठीक है, तो ये होगी स्टेज 3। उसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज 4, यूफोरिया, इलेशन, एक्सलेशन, एक्सटेसी। इसमें क्या होगा, इसमें इतना सीवियर मूड एलिवेशन हो जाएगा, सीवियर मूड एलिवेशन। ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लस रिस्क ऑफ, RO, रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म एंड हार्म टू अदर्स, खुद को भी चोट पहुंचा सकता है और दूसरों को भी चोट पहुंचा सकता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा मेनिया के बारे में, मेनिया की कितनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, बाकी हम इसका पूरा ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, वो सब मूड डिसऑर्डर वाला चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब दूसरा डिसऑर्डर कौन सा था इमोशन का, दैट इज अनप्लेजरेबल मूड। अब तुम बताओ, अनप्लेजरेबल मूड में हम क्या पढ़ेंगे, अगर प्लेजरेबल मूड में हम मेनिया पढ़ रहे हैं तो अनप्लेजरेबल मूड में क्या पढ़ेंगे, सेकेंड वन इज अनप्लेजरेबल मूड। अनप्लेजरेबल मूड, प्लेजरेबल मूड क्या था अपना, एलिवेशन ऑफ मूड, तो अनप्लेजरेबल मूड में हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ रहे थे मेनिया, इसमें पढ़ेंगे हम डिप्रेशन। जब बंदा जरूरत से ज्यादा खुश रह रहा है तो मेनिया, और जब वो जरूरत से ज्यादा दुखी रह रहा है, मतलब कोई ऐसी बात है जिसपे दुखी नहीं होना चाहिए, वो तब भी दुखी हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा अपना डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है, मेनिया एलिवेशन ऑफ मूड था, तो डिप्रेशन क्या है, सैडनेस ऑफ मूड। ठीक है, क्या, व्हेन पर्सन फील्स when person feels unnecessary sadness, blame self for everything and feels guilty। जो पर्सन है हर एक चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है और बिना किसी रीजन के अननेसेसरी सैड है, ठीक है, तो वो अपना क्या होता है, अनप्लेजरेबल मूड, दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम जो डिप्रेशन है उसकी 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या होती हैं स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन। स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन,
सबसे पहली आती है अपनी एक्यूट स्टेज, मतलब अभी बात सिर्फ थोड़ी बिगड़ी है, इतने ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे हाथ में ही चीज है। सेकंड आएगी सीवियर डिप्रेशन, मतलब अब तो सीरियस दिक्कत है, बंदा डिप्रेशन में चला गया है बहुत सीवियरली। और तीसरी आती है अपनी डिप्रेसिव स्टूपर, ठीक है। तो एक्यूट स्टेज क्या होती है? एक्यूट स्टेज, एक्यूट स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा? जो पर्सन है उसमें लैक ऑफ एनर्जी होगा, इतना एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, खुद को ब्लेम करेगा हर चीज के लिए, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी होगा, सेल्फ ब्लेम होगा, गिल्टी फील करेगा और पुअर आइडियाज होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो एक्यूट स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा? लैक ऑफ एनर्जी। उसके अलावा पर्सन गिल्टी फील करेगा, उसके अलावा उसके अंदर पुअर आइडियाज होंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा? सेल्फ ब्लेम, खुद को हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को ब्लेम करेगा, तो ये हमें एक्यूट स्टेज में देखने को मिलेगा। उसके बाद सीवियर स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा? सीवियर स्टेज में हमें देखने को मिलेगा वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। उसको लगेगा मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, उसकी सारी होप्स खत्म हो जाएंगी और उसको लगेगा कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। या तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, ओके। तो ये देखने को मिलता है हमें सीवियर डिप्रेशन में, ओके। वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड सुसाइडियल आइडियाज। पर्सन के दिमाग में क्या आएंगे? सुसाइडियल आइडियाज। अब मैंने तुम लोगों को जब कॉन्शियसनेस पढ़ाया था तो उसमें स्टूपर वर्ड का मतलब बताया था। तो नेक्स्ट हमारी जो है स्टेज दैट इज डिप्रेसिव स्टूपर। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या मतलब होता है स्टूपर का? स्टूपर का क्या मतलब होता है? स्टूपर का मतलब होता है पेशेंट बिकम क्वाइट म्यूट, मतलब पर्सन बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, बिल्कुल खुद का ध्यान नहीं रखेगा। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? पुअर पर्सनल हाइजीन, पुअर पर्सनल हाइजीन पर्सन में हमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ इस स्टेज में हमें पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? निहिलिस्टिक डिल्यूजन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन। जल्दी से कमेंट करके बताओ निहिलिस्टिक डिल्यूजन क्या होता है? एक पर्सन को ये फील होना कि मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता, या मेरे आसपास जो भी है ये एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सब खत्म होने वाला है, आई एम अबाउट टू डेड, दिस वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड। तो वो क्या होता है? निहिलिस्टिक डिल्यूजन। और जब हमने निहिलिस्टिक डिल्यूजन पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट इज डिप्रेसिव स्टूपर। तो एक बार क्विकली हम रिव्यू करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक? सबसे पहले हमने पढ़ा हमने डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशन से पढ़ना स्टार्ट किया, ओके। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एलिवेशन ऑफ मूड, प्लेजरेबल मूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिया। उसकी हमने 4 स्टेजेस पढ़ी। कौन कौन सी 4 स्टेजेस होंगी? यूफोरिया, इलेशन, एक्सलेशन, एक्सटेसी। मेरे साथ साथ बोलो सभी, यूफोरिया, इलेशन, एक्सलेशन, एक्सटेसी। और तीनों का सीक्वेंस में याद रखना है। पहले क्या होगा? सिर्फ मूड एलिवेट होगा, उसके बाद क्या होगा? मूड एलिवेट होगा और साथ के साथ बंदा डांस भी करेगा, दैट इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। फिर क्या होगा? खुद को भगवान समझने लग जाएगा इंसान, ठीक है। तो क्या होगा? एलिवेशन ऑफ मूड प्लस ग्रैंडियोसिटी। और फिर कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी कि सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होगा। एंड देन उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा? उसके साथ साथ हमें देखने को मिलेगा रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म एंड हार्म टू अदर्स। खुद को भी चोट पहुंचा सकता है और दूसरों को भी चोट पहुंचा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा अनप्लेजरेबल मूड। अनप्लेजरेबल मूड में हमने क्या क्या पढ़ा? अनप्लेजरेबल मूड में हमने देखा डिप्रेशन, सैडनेस ऑफ मूड, ठीक है। अननेसेसरी हर चीज पे खुद को ब्लेम करेगा, गिल्टी फील करेगा, सैड रहेगा, ओके।
दैट इज अनप्लेजरेबल मूड। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की कितनी स्टेज होंगी? जैसे मेनिया की 4 स्टेज थी, डिप्रेशन की 3 स्टेजेस है। सबसे पहले एक्यूट स्टेज, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो क्या होगा? पुअर आइडियाज होंगे, लैक ऑफ एनर्जी होगा, गिल्टी फील करेगा, ओके। और क्या होगा? खुद को ब्लेम करेगा हर चीज के लिए। फिर हमने सीवियर डिप्रेशन पढ़ा। सीवियर डिप्रेशन में क्या होगा? वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड सुसाइडियल आइडियाज। फिर हमने पढ़ा डिप्रेसिव स्टूपर। डिप्रेसिव स्टूपर क्या होगा? एकदम म्यूट और क्वाइट हो गया है ना, खुद खुद का भी ध्यान नहीं रख रहा है, खुद के भी हाइजीन का ध्यान नहीं रख पा रहा है, ठीक है। तो दैट इज लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। एंड उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन क्या होगा अपना? निहिलिस्टिक डिल्यूजन कि द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड, आई एम अबाउट टू एंड, ठीक है, आई एम अबाउट टू डाई, आई एम डेड। खुद को कुछ ना मानना, वर्ल्ड को कुछ ना मानना, ठीक है। तो वो हमें किस में देखने को मिलेगा? लास्ट या लेट स्टेज ऑफ डिप्रेशन, ओके। उसके बाद एक टर्म आती है, दैट इज डबल डिप्रेशन। व्हाट इज डबल डिप्रेशन? ये सब हम मूड डिसऑर्डर में बहुत डिटेल में दोबारा पढ़ने वाले हैं, अभी मुझे ध्यान आया तो मैं बता देती हूँ। डबल डिप्रेशन क्या समझते हो? डबल डिप्रेशन से क्या समझ में आ रहा है नाम से? कि डिप्रेशन 2 बार हो गया है? नहीं। डबल डिप्रेशन का पर्सन का मतलब होता है डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया प्लस सीवियर डिप्रेशन, ठीक है। डिस्थाइमिया 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 क्या होता है? कि एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक ओनली मतलब माइल्ड सैडनेस ऑफ मूड, एक लंबे समय तक पर्सन को सिर्फ मतलब सैडनेस ऑफ मूड है, सिर्फ वो लो फील कर रहा है, नथिंग एल्स देन दैट। तो वो क्या होता है? डिस्थाइमिया, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक। उसके बाद सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन क्या होता है अपना? सीवियर डिप्रेशन में सुसाइडियल आइडियाज देखने को मिलेंगे, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस देखने को मिलेगा। तो जब पर्सन को एक लंबे समय तक ओनली देयर वाज माइल्ड सैडनेस ऑफ मूड, और फिर उसके साथ साथ 1-2 हफ्ते से पर्सन को सीवियर डिप्रेशन दिखने लग जाए, तो दैट इज डबल डिप्रेशन। तो डबल डिप्रेशन क्या होता है? डिस्थाइमिया प्लस सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन हमने पढ़ाई है क्या होता है। डिस्थाइमिया में क्या होगा? ओनली माइल्ड सैडनेस ऑफ मूड फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबी ड्यूरेशन तक सिर्फ माइल्ड सैडनेस ऑफ मूड इज डिस्थाइमिया, ओके। तो ये हमने सारा डिप्रेशन के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, हम एक पॉइंट लिखना भूल गए जो हमने मेनिया में पढ़ा है, कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, क्या होगा हमारे दिमाग के अंदर जो डिप्रेशन हो जाएगा। तो मेनिया में क्या हो रहा था? मेनिया में हमारा 5-HT और नोरेपिनेफ्रिन दोनों बढ़ रहे थे। तो डिप्रेशन में क्या होगा अपना? डिप्रेशन में क्या होगा अपना? दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा हमें डिप्रेशन में? डिक्रीज 5-HT एंड डिक्रीज नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है। ये देखने को मिलेगा हमें डिप्रेशन में, ओके। तो ये सारा हमने मेनिया और डिप्रेशन के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक टर्म निकल के आती है, दैट इज bereavement, ओके। bereavement क्या होता है? ग्रीफ प्लस मोरिंग। अभी हम लिखते हैं फिर हम समझेंगे। अब हम देखते हैं बेरेवमेंट। बेरेवमेंट से हम क्या समझते हैं? जो बेरेवमेंट है ना, वो 2 वर्ड से मिलके बना है, ग्रीफ और मोरिंग। अब ग्रीफ क्या है? ग्रीफ नॉर्मली हम इंग्लिश का सिंपल सा वर्ड है जो हम बहुत जगह यूज करते हैं, ग्रीफ। व्हाट इज ग्रीफ? दुखी होना, ठीक है। अपने किसी बहुत प्यारी चीज का लॉस्ट हो जाना, तो जो जब हमें जो दुख फील होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीफ, ठीक है। तो ग्रीफ क्या होता है? लॉस ऑफ समथिंग वेरी क्लोज टू अस और लॉस ऑफ लव्ड वन।
ठीक है, तो जो हमारा उस टाइम पे इमोशनल रिएक्शन निकलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीफ। ठीक है, तो ग्रीफ क्या होता है, इमोशनल रिएक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ लव्ड वन। कोई हमारा बहुत प्रिय चला गया है, तो जब हमारा जो इमोशनल रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ग्रीफ। फिर आता है मोरिंग। मोरिंग क्या होता है, जब कोई चला जाता है तो उसके बाद हम सोशली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या जो भी हम रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोरिंग। तो इन दोनों वर्ड से मिलके क्या बना अपना, बिरेवमेंट। ओके, और ये प्रोसेस कितने टाइम तक चलता है, ये लगभग 4 से 6 हफ्ते तक चलता है। ठीक है, जब कोई मर जाता है तो इस चीज से हमें कॉप अप करने में कितना टाइम लगता है, 4 से 6 हफ्ते। तो 4 से 6 हफ्ते तक ये अपना कौन सा प्रोसेस चलता है, बिरेवमेंट। ठीक है, ग्रीफ करेंगे हम, हमारा जो ट्रू इमोशनल रिएक्शन होगा वो शो करेंगे और हम रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे। ओके, दैट इज मोरिंग। उसके बाद आता है अपना एक हमारे साइंटिस्ट आए, कुबलर रोस। वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकेट्री में पूछ लेते हैं, साइकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, हमारे एक साइंटिस्ट आए कुबलर रोस, जिन्होंने 1969 में एक बुक लिखी अपनी, डेथ एंड डाइंग बुक। ओके, तो उसमें उन्होंने बताया स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, कि जब किसी इंसान कोई जब भी कोई इंसान एक इमोशन फील करता है, जब उसका कुछ चला जाता है या उसकी जिंदगी में कोई दुख होता है, तो बेसिकली 5 स्टेजेस से होके गुजरता है। ठीक है, तो वो पांचों स्टेजेस हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी होती है। तो पहले एक बार हम इतना लिख लेते हैं, बेरेवमेंट इज ग्रीफ प्लस मोरिंग। तो ग्रीफ क्या होता है अपना, ट्रू इमोशनल, ट्रू इमोशनल रिस्पॉन्स या रिएक्शन ऑन लॉस ऑफ अ लव्ड वन। कोई जब हमारा बहुत प्यारा हमसे छिन जाए या यहाँ इस संसार से चला जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो जो हम इमोशनल रिस्पॉन्स हम एक्सप्रेस करेंगे वो क्या होगा, अपना ग्रीफ। और मोरिंग क्या होता है, मोरिंग होता है हाउ वी सोशली एक्सप्रेस, हम उसको सोशली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूड्स ऑल द रिचुअल्स, जो भी हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं वो सब किस में आता है, मोरिंग में। ओके, तो ये हमने ग्रीफ बिरेवमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि एक साइंटिस्ट आए, कुबलर रोस, जिन्होंने 1969 में इन हिज बुक डेथ एंड डाइंग डेथ और डाइंग बुक में Kubler-Ross in 1969 in his Death and Dying book explained 5 stages of grief. Very easy. एक ट्रिक, एक वर्ड याद रखना है और उसी से तुम्हें पूरा याद हो जाएगा, लाइफ में कभी भी नहीं बोलोगे। कुबलर-रोस एक साइंटिस्ट आया जिसने 1969 में अपनी एक बुक पब्लिश करी, उसका नाम क्या था, डेथ एंड डाइंग बुक। उसमें उसने क्या एक्सप्लेन किया, उसमें उसने अपनी ग्रीफ की 5 स्टेजेस एक्सप्लेन करी। ठीक है, तो वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी थी, डी ए बी डी ए, डाबडा। ठीक है, अब एक एक करके मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम लिखेंगे, वैसे ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिखवाना, मैंने बता तो दिया था। ये प्रोसीजर कितने टाइम तक चलता है, 4 to 6 weeks। अगर मैं कुछ बताऊं ना, बोलूं और लिखना भूल जाऊं, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ गुड स्टूडेंट कि तुम उसको खुद से नोट डाउन कर लो। ओके, कोई एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, हर चीज तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती ना, तो तुम उसको, अगर तुम्हें वो एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा, तो जो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी आसान भाषा में पेंसिल से साइड में लिख लो। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, डाबडा। डाबडा क्या है,
मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ फिर हम लिखेंगे, ठीक है। डाबडा। सबसे पहले आता है अपना डिनायल, ठीक है। डिनायल, डिनायल क्या होगा, मतलब एग्जांपल लेते हैं, एक पेशेंट है वो आईसीयू में एडमिटेड है, ठीक है, और डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि उसको स्टेज 4 का कैंसर है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको तो स्टेज 4 का कैंसर है, तो मतलब ये बहुत बड़ा दुख है उसके लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके इमोशनल रिएक्शंस बाहर निकल के आएंगे। तो दैट इज ग्रीफ। तो जब ग्रीफ होगा तो वो 5 स्टेजेस से गुजरेगा। सबसे पहली स्टेज होती है डी, दैट इज डिनायल। पेशेंट को पता लगा कि उसको स्टेज 4 का कैंसर है, तो सबसे पहले वो डिनाई करेगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे कैंसर नहीं हो सकता, आपने कुछ गलत डायग्नोज किया है, डॉक्टर साहब कुछ गलती हुई है, आप दोबारा चेक करो, मेरे को कैंसर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्या होगा, डिनायल, ठीक है, उस चीज को एक्सेप्ट ना करना, डिनाई करना। फिर क्या होगा, फोर्थ, सॉरी सेकंड, ए, ए इज फॉर एंगरनेस। पहले वो डिनाई करेगा, फिर वो गुस्सा करेगा कि नहीं मेरे को नहीं हो सकता, ठीक है, मुझे नहीं है कैंसर स्टेज 4 का, तो दैट इज एंगरनेस। अब उसको चीजें थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लग जाएंगी कि हाँ उसको है स्टेज 4 का कैंसर, ठीक है, अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। पहले मना करेगा, डिनायल। सेकंड इज एंगर, एंगरनेस, एंगर गुस्सा शो करेगा। थर्ड वन इज बार्गेनिंग। फिर जब डॉक्टर ने उसको बता दिया कि आपके पास 4-5 ही दिन बचे हैं, स्टेज 4 का कैंसर है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिर वो बार्गेन करेगा, वो भगवान को बोलेगा कि हे भगवान ठीक है तूने कर तो दिया कैंसर, बट 4-5 दिन तो बहुत थोड़े हैं, इतने दिन में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कम से कम मेरे को 1-2 महीना तो दे अभी। तो फिर क्या करेगा, बार्गेन करेगा, ठीक है, बार्गेन, मोल भाव करना, ठीक है। तो पहला क्या है, डिनायल, सेकंड इज एंगरनेस, थर्ड वन इज बार्गेनिंग, फोर्थ वन इज डी, डी से डिप्रेशन। फिर क्या होगा, बार्गेन करने से भी कुछ नहीं होगा, तो वो क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, सैड फील करेगा, ठीक है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, खुद को ब्लेम करेगा, ठीक है। तो दैट इज 4th स्टेज, दैट इज डिप्रेशन। उसके बाद आता है फिफ्थ, एक्सेप्टेंस। अब क्या है, फाइनल स्टेज है, अब जो पर्सन है उस ग्रीफ को, उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है और अब मेरे पास 4-5 ही दिन है, ठीक है। तो ग्रीफ की कितनी स्टेजेस होती है, मेरे साथ बोलो, 5 स्टेज। डा, डा, डिनाई करेगा, एंगर शो करेगा, फिर बार्गेन करेगा, फिर उसको पता है कुछ नहीं होने वाला तो वो डिप्रेस हो जाएगा, सैड हो जाएगा, एंड देन फिफ्थ वन इज एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब मैं 5 के नाम लिखवा देती हूँ, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म में याद करने में तो अपनी साइड में पेंसिल से इसके एग्जांपल्स लिख लेना, ठीक है। बाकी ये नाम से ही क्लियर है, डिनायल मना करना, एंगरनेस गुस्सा शो करेगा कि नहीं मुझे ये नहीं हो सकता, बार्गेनिंग मोल भाव करेगा कि भगवान बहुत थोड़ा टाइम में और थोड़ा टाइम बढ़ा मेरे लाइफ का, ठीक है, 4-5 दिन में कुछ नहीं होने वाला। देन डिप्रेशन, एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब उसको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक्सेप्ट करने ही वाला है, तो उससे पहले वो कहा क्या होगा, उसके साथ डिप्रेशन में चला जाएगा। एंड देन फिफ्थ वन इज एक्सेप्टेंस। तो हम लिखते हैं एक बार, डी इज फॉर डिनायल, मना करेगा। ए इज फॉर एंगरनेस, बी इज फॉर बार्गेनिंग, डी इज फॉर डिप्रेशन, एंड ए इज फॉर एक्सेप्टेंस। अब उसको पता है कुछ नहीं होना, तो वो अपनी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस होती है ग्रीफ की। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कॉमनली कि कितने साल से ऊपर का बच्चा जो होता है वो डेथ को जो है परमानेंट कंसीडर करता है, ठीक है, उसको ये पता होता है कि हाँ डेथ नाम की कोई चीज होती है और अब ये पर्सन मर गया, अब ये कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो चाइल्ड less than 5 year, जो 5 साल से कम है और 5 साल से ज्यादा है, कंसिडर डेथ एज टेम्पररी,
उनको लगता है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको डेथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उनको लगता है कि ये तो कहीं सो रहा है अभी, या ये कहीं बाहर गया है, थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएगा, ठीक है। और जो 5 साल से ज्यादा के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कंसिडर डेथ एज परमानेंट। उनको पता है कि अब ये मर गया और ये कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट डिप्रेशन। ग्रीफ पढ़ लिया हमने, मोरिंग पढ़ लिया, ग्रीफ की स्टेजेस पढ़ ली। अब उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट, दैट इज अदर इमोशन या इफेक्ट डिसऑर्डर। थर्ड, अदर इमोशन या इफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे की टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो अदर इमोशंस में सबसे पहले आता है अपना इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। इफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। इफेक्ट क्या था? ड्यूरेशन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इमोशन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट यानी कि सही नहीं होना। तो क्या होगा कि जो पर्सन है ना वो एकदम अपोजिट इमोशन शो करेगा। जहां उसको हंसना चाहिए ना वहां तो वो रोएगा, और जहां रोना चाहिए वहां वो हंसेगा, ठीक है। तो इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट क्या होता है? पर्सन shows completely opposite emotion according to the situation. Patient shows complete different emotion towards a situation. जिस सिचुएशन पे उसको हंसना चाहिए उस सिचुएशन पे वो रोएगा, जिस सिचुएशन पे रोना चाहिए उस सिचुएशन पे वो हंसेगा। तो वो क्या आता है? इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। अब हम पढ़ते आ रहे हैं 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, कि स्किज़ोफ्रेनिया के 4 A कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑटिज्म, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग। थर्ड 4 A इज इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। ये भी किसका पार्ट है? 4 A ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का। तो इसके आगे लिख लो 4 A ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जब स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ाऊंगी तो तुमसे पूछूंगी मैं 4 A, ठीक है। तो सबसे पहला ऑटिज्म, एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, थर्ड वन इज इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, और जो फोर्थ बच गया उसको भी हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे कि क्या होता है। तो चारों ए हमें पता लग जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंट क्या होगा? कंप्लीटली डिफरेंट इमोशन शो करेगा टुवर्ड्स अ सिचुएशन। सिचुएशन कुछ हो रहा है, जहां रोना चाहिए वहां हंसेगा, और जहां हंसना चाहिए वहां रोएगा, ठीक है। हैप्पी सीन, हैप्पी सीन पे क्या करेगा? क्राई। और सैड सीन पे क्या करेगा? लाफ। जहां रोना चाहिए वहां हंसेगा, जहां हंसना चाहिए वहां रोएगा। उसके बाद आता है अपना सेकंड, दैट इज लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल से क्या समझ में आ रहा है? लेबाइल का मतलब ही क्या होता है? रैपिडली चेंजिंग। तो इसमें क्या होगा? जो पेशेंट का मूड होगा ना, पेशेंट का इफेक्ट होगा, वो रैपिडली चेंज होगा इररिस्पेक्टिव टू द सिचुएशन, ठीक है। कभी वो अच्छा महसूस करेगा, कभी वो सैड महसूस करने लग जाएगा। तो जो इफेक्ट या मूड होगा वो रैपिडली चेंज होना इज लेबाइल इफेक्ट। सडन या रैपिड चेंज
in persons affect irrespective sorry irrespective to the सिचुएशन, जिसका सिचुएशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस कभी वो अच्छा महसूस करेगा, कभी वो खुश महसूस करेगा, कभी वो दुखी महसूस करेगा, कभी वो हंसने लग जाएगा, कभी वो रोने लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है अपना लेबाइल इफेक्ट। उसके बाद आता है अपना थर्ड ब्लंट इफेक्ट। ब्लंट इफेक्ट क्या होता है? लॉस ऑफ इमोशंस। जो पर्सन है वो अपने इमोशंस लॉस कर देगा, मिनिमल रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। ब्लंट इफेक्ट में क्या होगा? मिनिमल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है 70% जो इमोशन होता है ना वो अपना लॉस होता है ब्लंट के अंदर। ब्लंट के अंदर क्या होता है 70% इमोशन लॉस। उसके बाद एक अपनी टर्म आती है फ्लैट इफेक्ट। दोनों को एक साथ पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से समझ में आएगा। फ्लैट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट क्या होगा? नो रिस्पॉन्स। उसमें मिनिमल रिस्पॉन्स था, इसमें तो बंदा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। और इसमें क्या होगा 90% इमोशन लॉस। जो इमोशन होंगे वो 90% उसके लॉस हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल से समझो, जैसे एक पर्सन था, ये क्या था नॉर्मल पर्सन, ठीक है, वो इतना खुश था। जब आपने उसको ये बताया कि कोई खुशी का एग्जांपल ले लिया, आपने उसको बताया कि आपने क्लास में टॉप कर लिया है, ठीक है, तो वो खुश होगा, ठीक है, तो ये उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा। लेकिन ब्लंट इफेक्ट हम किसको बोलेंगे कि मिनिमल रिस्पॉन्स शो करेगा, जो 70% उसके इमोशंस है वो लॉस हो जाएंगे। तो अब आपने किसी इंसान को बताया कि आपने तो टॉप किया है क्लास में नहीं, आपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, ठीक है, तो भी वो क्या कैसा रिस्पॉन्स शो करेगा? नॉर्मल बंदा तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, बहुत खुश होगा, ठीक है, वो वाओ मेरे 90 मैंने टॉप कर लिया। और ब्लंट इफेक्ट में क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है मिनिमल रिस्पॉन्स। और फ्लैट इफेक्ट का मतलब है फ्लैट हो गया है, बिल्कुल ही कोई रिस्पॉन्स ही शो नहीं कर रहा है, ठीक है, 90% उसके इमोशंस लॉस हो गए हैं, तो वो क्या होता है अपना फ्लैट इफेक्ट। तो ब्लंट और फ्लैट में डिफरेंस समझ में आया? एक में रिस्पॉन्स होगा लेकिन बहुत थोड़ा, और फ्लैट में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा। ब्लंट में इमोशन 70% लॉस हुए हैं और फ्लैट में क्या होगा 90 to 100% ही लॉस हो जाएंगे। तो इमोटिकॉन से याद रख लेना, ठीक है, याद रहेगा। ब्लंट में क्या होगा मिनिमल, और फ्लैट में क्या होगा बिल्कुल ही फ्लैट, कोई रिस्पॉन्स ही शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा इफेक्ट इन अप्रोप्रिएट, फिर हमने पढ़ा लेबाइल इफेक्ट, फिर हमने पढ़ा अपना ब्लंट इफेक्ट, फिर हमने पढ़ा अपना फ्लैट इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज एपैथी। ये दो टर्म है, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, एपैथी एंड एनेडोनिया। ये दोनों स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है। जब हम स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। एपैथी और एनहेडोनिया। एपैथी क्या होता है? एपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप उसको कुछ करने को बोलोगे उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा या कम इंटरेस्ट होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। और एनहेडोनिया क्या होता है? एनहेडोनिया होता है कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कि वो उसको किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एपैथी में लैक है, मतलब थोड़ा थोड़ा अभी भी है इंटरेस्ट उसको। और एनहेडोनिया में क्या होगा? लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो एपैथी क्या होगा? लैक ऑफ इंटरेस्ट। और एनहेडोनिया क्या होगा? लॉस या कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट।
कि बिल्कुल ही इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, उसमें थोड़ा बहुत तो शो करेगा, इसमें क्या होगा, कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन इज सेवेंथ। सेवेंथ क्या है, सेवेंथ है अपना एम्बीवैलेंस। अब इसी के साथ अपने स्किज़ोफ्रेनिया के चारों ए कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया का पहला ए क्या था, ऑटिज्म। सेकंड ए क्या था, एफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। थर्ड ए क्या था अपना, थर्ड ए वाज एफेक्ट, सॉरी, फर्स्ट वाज ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग, सेकंड वन वाज एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, थर्ड वन वाज एफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, एंड नाउ फोर्थ वन इज एम्बीवैलेंस। तो हम देखते हैं एम्बीवैलेंस क्या होता है, पहले लिख लो, ये क्या है, 4A of schizophrenia। स्कीजोफ्रेनिया का फोर्थ है ये, 4A of schizophrenia। ओके, तो एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस क्या होता है, एम्बी से तुम क्या समझते हो, एम्बीवर्ट का मतलब पता है किसी को, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जो दूसरों से बहुत ज्यादा घुलता मिलता हो, ठीक है, एक होता है इंट्रोवर्ट जो थोड़ा शाय काइंड ऑफ पर्सन होता है, जो अपने अपने अंदर ही मस्त रहता है, फिर आते हैं एक एम्बीवर्ट, मिक्स प्रजाति के लोग, ठीक है, जो घुलते मिलते भी है लेकिन अपने आप में भी रहते हैं, तो एम्बीवर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही एम्बीवर्ट से इसको याद रखना है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस क्या होगा कि जो एक पर्सन होगा ना, जो एक मान लो एक पेशेंट होगा, वो सामने वाले पर्सन के लिए कभी कभी अच्छा महसूस करेगा, कभी कभी बुरा महसूस करेगा, ठीक है, सामने वाले पर्सन के लिए दो इमोशंस का एक साथ प्रेजेंट होना इज एम्बीवैलेंस। तो एम्बीवैलेंस क्या होता है, टू इमोशंस एट डिफरेंट टाइम फॉर द सेम पर्सन, for the same person, ठीक है, दो इमोशन फील करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे एक ही पर्सन के लिए। कभी उसको एक पर्सन बहुत अच्छा लगने लगेगा, उसका बहुत अच्छा दोस्त लगने लगेगा, तो इन द नेक्स्ट मोमेंट उसको लगेगा कि ये तो मुझे मारने वाला है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो क्या होता है अपना एम्बीवैलेंस, और ये अपना क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ 4A ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अब उसके बाद दो टर्म आती है अपनी, एंजाइटी एंड फियर। कौन सा था वो, साथ, तो 8 पे लिखो एंजाइटी और 9 पे लिखो फियर। अब एंजाइटी और फियर में क्या डिफरेंस होता है, एंजाइटी और फियर एक ही चीज है। एंजाइटी अपना क्या होता है, एंजाइटी होता है अपना इमोशनल रिएक्शन टू एन इमेजिनरी सिचुएशन। मतलब अभी कोई सिचुएशन है वो ट्रूली एग्जिस्ट नहीं करती, आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो और सोच के परेशान होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइटी। मतलब एग्जाम्पल देखो ऐसे, मतलब तुम्हारा एग्जाम है और तुमने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो एग्जाम से पहले तुम्हें जो होगा वो क्या होगा, एंजाइटी। इमेजिनरी सिचुएशन मतलब क्या पता एग्जाम इजी आ जाए, क्या पता वही पूछ ले जो तुम्हें आता हो। तो इमोशनल रिएक्शन टुवर्ड्स एन इमेजिनरी सिचुएशन इज एंजाइटी। वही अगर मान लो फियर, फियर क्या होगा, जो हमारा इमोशनल रिएक्शन होगा ना ड्यूरिंग अ रियल डेंजर, कि अब तो सच में दिक्कत है, और फिर हमारा जो इमोशनल रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फियर। ठीक है, तुमने पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, तुम्हें आता भी था, और जब तुम एग्जाम में बैठे तो वो पेपर बिल्कुल ही ऐसा था कि तुम्हें तो उसका ABC भी नहीं पता था, तो उस टाइम पे जो तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फियर। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, कुत्तों के बारे में सोचो, ठीक है, तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, तो तुम कुत्तों के बारे में सोच सोच के तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं उस गली में नहीं जाऊंगा, वहां तो कुत्ते रहते हैं, तो इमेजिनरी सिचुएशन बना ली है तुमने, और उसके रिगार्डिंग जो तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन है दैट इज एंजाइटी। अब फियर क्या होगा, तुम्हारे सामने सच में कोई कुत्ता है और फिर तुम्हारा जो इमोशनल रिएक्शन निकल के आ रहा है वो क्या होगा, अपना फियर। तो एंजाइटी और फियर में डिफरेंस समझ में आया, क्या होता है,
emotional reaction to an imaginary situation. और fear क्या होगा? fear होगा अपना emotional reaction towards a real danger या situation. ठीक है, तो वो अपना क्या होगा? वो होगा अपना fear. उसके बाद एक टर्म आती है फोबिया. ठीक है, मैं वैसे बता रही हूँ फोबिया के बारे में, फोबिया इसका पार्ट नहीं है. फोबिया क्या होता है? फोबिया अपना होता है इरेशनल फियर, मतलब जिस चीज से डर नहीं लगना चाहिए, जिसका कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी हमें उससे डर लग रहा है, तो फोबिया क्या होगा? इरेशनल फियर. अब उसके बाद एक टर्म आती है एजिटेशन. कितने हो चुके हैं अपने 10th? एजिटेशन. एजिटेशन का क्या मतलब होता है कि तुम किसी चीज के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, और तुम साथ में तुम्हारी एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. तुम अपने हाथों को ऐसे करो, करते हैं ना जब हम थोड़ा परेशान होते हैं, अपनी उंगलियां मटकाते हैं, तो वो क्या होता है? एजिटेशन. एजिटेशन क्या होता है? एंजाइटी प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, दैट इज एजिटेशन. एंजाइटी प्लस increased psychomotor activity, तो वो अपना क्या होता है? एजिटेशन. वाइवा होने वाला होता है, तुम्हारा नंबर आने वाला होता है, तो उससे पहले होती है ना एजिटेशन. मुझे तो बहुत होती थी, मुझे क्या, हम सबको ही होती थी, जितने भी मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स थे, सब बाहर खड़े हो गए, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करते रहते. तो मेरी तो नेल बाइटिंग की बहुत गंदी हैबिट है. ठीक है, तो वो क्या होता है अपना? एजिटेशन. एंजाइटी होना और साथ के साथ अपनी एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना, दैट इज एजिटेशन. उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट 11th, इनकॉन्ग्रुएट इफेक्ट. इनकॉन्ग्रुअस इफेक्ट. इनकॉन्ग्रुअस इफेक्ट क्या होगा? इनकॉन्ग्रुअस, उसको ऐसे याद रखेंगे, इनसे याद रख लो, इनएप्रोप्रिएट. ठीक है, इस इनकॉन्ग्रुअस इफेक्ट में क्या होगा? जो पर्सन का इमोशनल रिस्पॉन्स होगा ना, इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन, इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन does not match his thought या content of thought. जो भी आदमी बोलेगा ना, उससे उसका इमोशनल रिस्पॉन्स मैच नहीं करेगा. सपोज एक पर्सन है, वो अपनी मदर की डेथ के बारे में बता रहा है और हंस रहा है, तो मतलब मदर की डेथ के बारे में बता रहा है तो सेंसिटिव होना चाहिए, थोड़ा सैड होना चाहिए, लेकिन वो हंस रहा है, तो ये क्या होगा अपना? इनकॉन्ग्रुअस इफेक्ट. इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन डज नॉट मैच हिज थॉट, कि उसके थॉट से जो है, या उसके स्पीच से, या उस सिचुएशन से मैच नहीं करेगा. तो दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट, इनकॉन्ग्रुअस इफेक्ट.
एग्जाम्पल लिख लो, कंफ्यूज नहीं हो जाना। हैप्पी सीन पे, ओ सॉरी, अ पर्सन smiling, a person smiling, laughing while talking about his dead mother। अपनी जब मरी हुई माँ के बारे में बात कर रहा है तो वो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना इनकॉन्ग्यूरस इफेक्ट। ओके, राइटिंग समझ आ रही है? थोड़ी बोर्ड पे मेरी राइटिंग असली में नोटबुक में इतनी गंदी नहीं है जितनी बोर्ड के ऊपर आ रही है, ठीक है। अगर कोई वर्ड ना समझ में आए तो बता देना, वैसे तो मैं बोल रही हूँ एक एक चीज तो समझ आ जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम दो टर्म्स पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और रह गया, दैट इज नंबर 12, दैट इज मूड स्विंग। इसका तो सबको ही पता होता है, मूड स्विंग मतलब मूड का बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होना, ठीक है। एक पर्सन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस या डिफरेंट डिफरेंट मूड फील करेगा, ठीक है। वन पर्सन एट डिफरेंट टाइम feels both happy and sad। कभी एक पल खुश होगा, कभी एक पल दुखी हो जाएगा। ये हमें किस में देखने को मिलता है? सीन इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में हमें क्या देखने को मिलता है? मूड स्विंग। उसके बाद आता है 13th, उसमें दो चीजें आती हैं, दैट इज डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। 13 एक साथ पढ़ते हैं, हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रहेगा। डी पर्सनलाइजेशन एंड नेक्स्ट वन इज डी रियलाइजेशन, ठीक है। इसके वर्ड में क्या आ रहा है? पर्सनल, यानी कि वो खुद, सेल्फ, स्वयं। इसमें पर्सन क्या होगा? वो खुद से ही डिटैच हो जाएगा, उसका जो माइंड और बॉडी होगी ना वो डिटैच हो जाएगी सराउंडिंग से, और वो क्या होगा? खुद के टुवर्ड्स अनरियल फील करेगा, उसको लगेगा कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मैं रियल नहीं हूँ, ठीक है। तो डीपर्सनलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन में क्या होगा? डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ, खुद से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। अनरियल टुवर्ड सेल्फ, खुद के टुवर्ड्स अनरियल फील करेगा, अज्यूम करेगा कि मैं तो एक रोबोट हूँ, या फिर क्या होगा कि बॉडी और जो उसका माइंड होगा वो डिटैच हो जाएगा। और डीरियलाइजेशन, डीरियलाइजेशन में क्या होगा कि जो पर्सन है ना वो सराउंडिंग से डी अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लिखते हैं दोनों को। डीपर्सनलाइजेशन, पर्सनल से याद रख लेना, खुद के बारे में बात कर रहा है। क्या होगा? डी अटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ, खुद से डी अटैच हो जाएगा, खुद की तरफ अनरियल फील करेगा, अनरियल टुवर्ड्स सेल्फ, अज्यूम हिमसेल्फ अ रोबोट, खुद को रोबोट समझेगा, ठीक है। डी अटैच हो जाएगा, अनरियल होगा, खुद की साइड खुद को रोबोट समझेगा, और बॉडी और माइंड क्या हो जाएगा? डिटैच, बॉडी एंड माइंड डी अटैचेस।
अब इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, नॉट लाइक अपोजिट, बट उसमें वो खुद से डी अटैच हो रहा था, इसमें वो पर्सन जो होगा अपनी सराउंडिंग से अटैच हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा, डी अटैचमेंट फ्रॉम सराउंडिंग, अपने आसपास से डी अटैच हो जाएगा, अनरियल टुवर्ड सोसाइटी, उसको लगेगा कि सोसाइटी नकली है, कुछ नहीं है ये, या अपने सराउंडिंग से, सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से, अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, एनवायरमेंट को अनरियल कंसिडर करेगा, कंसिडर एनवायरमेंट एज अनरियल, तो ये अपना होगा डीपर्सनलाइजेशन और ये होगा अपना डीरियलाइजेशन, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा अपना इमोशन से हमने स्टार्ट किया कल, इमोशन के बारे में हमने पढ़ा कि हम कैसे एक्सप्रेस करते, फिर इमोशन की थ्योरी पढ़ी। आज हमने स्टार्ट किया डिसऑर्डर से। डिसऑर्डर में हमने सबसे पहले पढ़ा अपना अपना प्लेजरेबल मूड, दैट इज मेनिया, ठीक है, हैप्पीनेस और एलिवेशन ऑफ मूड। उसके बाद हमने पढ़ा अनप्लेजरेबल मूड, दैट इज डिप्रेशन, ठीक है, सैडनेस ऑफ मूड। उसके बाद हमने पढ़ा अपना नेक्स्ट, दैट इज अदर मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। उस डिप्रेशन में हमने उसकी स्टेजेस वगैरह पढ़ी, फिर हमने डाबडा के बारे में पढ़ा, ठीक है, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। उसके बाद अदर मूड डिसऑर्डर्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, दैट इज इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, मतलब जहां हंसना चाहिए वहां रोएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है अपना इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, ये क्या है अपना पार्ट ऑफ 4A ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद हमने पढ़ा लेबाइल इफेक्ट, लेबाइल से ही हमें क्या समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज इन इफेक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्लंट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट। ब्लंट इफेक्ट में क्या होगा, मिनिमल लॉस होगा, 70% इमोशन लॉस होंगे, फ्लैट में कंप्लीट ही लॉस हो जाएगा, ठीक है, 90% इमोशन लॉस होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा एपैथी एंड एनेडोनिया। एपैथी क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि अभी इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है लेकिन कंप्लीट लॉस नहीं हुआ। और एनेडोनिया में क्या होगा, कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों किसके पार्ट है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं किसके, स्किज़ोफ्रेनिया के। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस को हमें कैसे याद रखना है, एम्बी वर्ड से। एक जो पर्सन होगा वो किसी दूसरे पर्सन के लिए एक टाइम पे तो अच्छा फील करेगा और एक टाइम पे उसी पर्सन के लिए बुरा फील करेगा, दैट इज एम्बीवेलेंस। एक पर्सन के लिए दो इमोशंस होल्ड करना अलग अलग टाइम पे, ये भी किसका पार्ट है, 4A ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का। तो स्किज़ोफ्रेनिया के 4A कौन कौन से हैं, ऑटिज्म, एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट एंड एम्बीवेलेंस। ये जब मैं स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ाऊंगी ना तो तुमसे पूछूंगी, तुम्हें याद होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार हर बार इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ अभी तक, 4A ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा फियर क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है। उसके बाद हमने फोबिया के बारे में देखा कि फोबिया क्या होता है, इरेशनल फियर। उसके अलावा हमने इनकॉन्ग्रुएंस इफेक्ट पढ़ा, मूड स्विंग पढ़ा, डीपर्सनलाइजेशन पढ़ा एंड डी रियलाइजेशन पढ़ा, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं अभी तक। जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, दैट इज नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइंड। कौन सा है, कौन सा पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट, परसेप्शन। क्या होता है परसेप्शन, परसेप्शन होता है अपना देखने का नजरिया। कोई भी स्टिमुलस आता है तो हम उसको कैसे परसीव करते हैं, उसको कैसे देखते हैं, तो वो अपना क्या होता है, परसेप्शन। whatever is perceived by our sensory organs, whatever is
perceived by our sensory organs. हमारी सेंसरी ऑर्गन जो भी परसीव करती है वो क्या होता है? अपना परसेप्शन. ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन. इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, पहले डेफिनेशन, अगर उसके कोई टाइप्स है तो टाइप्स, एंड देन अपना डिसऑर्डर्स. तो परसेप्शन क्या होता है? जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स परसीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन. अब हम देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन. डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, बेसिकली अपने परसेप्शन के दो डिसऑर्डर होते हैं. दोनों को हम एक साथ देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. फर्स्ट वन इज hallucination, okay, and second one is illusion. अब दोनों में क्या होगा? दोनों में false perception होगा कि हम जो चीजें हैं उनको falsely perceive करेंगे. हमें वो truly वो exist नहीं करती हैं, फिर भी हम उनको perceive कर रहे हैं. ठीक है, तो हेलुसिनेशन में क्या होगा? फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई. कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होगा. मान लो हमें किसी की आवाजें सुनाई दे रही है लेकिन वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. ठीक है, तो फिर भी हमें आवाजें सुनाई दे रही है, तो वो क्या है? अपना हेलुसिनेशन. फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन इन द absence of external stimuli. कोई स्टिमुलस है ही नहीं और फिर भी हमें वो परसीव हो रहा है. मतलब कोई आदमी है ही नहीं और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें आवाज लगा रहा है, तो वो क्या होगा? अपना हेलुसिनेशन. अब इल्यूजन क्या होगा? इल्यूजन में भी फॉल्स परसेप्शन होगा. फॉल्स परसेप्शन in the presence of external stimuli. In the presence of external stimuli. अब इसका क्या मतलब है? false perception in the presence of external stimuli. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई चीज है वो एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम उसको फॉल्सली परसीव कर रहे हो. सपोज तुम्हारे सामने एक रस्सी है, ठीक है, और तुम उस रस्सी को समझ रहे हो कि ये सांप है. तो स्टिमुलस प्रेजेंट था. स्टिमुलस क्या था? वो रस्सी. और उसको तुमने फॉल्सली परसीव किया या मिस इंटरप्रेट किया. रस्सी को तुमने सांप समझा, तो वो क्या हुआ? इल्यूजन. और तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है फिर भी तुम्हें सामने सांप दिखाई दे रहा है. ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड देन फॉल्स परसेप्शन, तो वो क्या होगा? हेलुसिनेशन. ठीक है, फॉल्स परसेप्शन या हम इसको मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई. इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस. स्टिमुलस को गलत परसीव कर लेना इज इल्यूजन. ओके, तो अब हमने हेलुसिनेशन और इल्यूजन के बारे में डिफरेंस पढ़ा कि क्या होता है. इल्यूजन में स्टिमुलस प्रेजेंट होगा लेकिन हम उसको फॉल्सली परसीव करेंगे. रस्सी को साफ समझ लेना. और हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलस है ही नहीं और फिर भी हम चीजें परसीव करें. सामने तुम्हारे कुछ भी नहीं है और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सामने सांप है, तो वो क्या होगा? हेलुसिनेशन. अब जो हेलुसिनेशन होता है ना, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, हेडिंग लगाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलुसिनेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलुसिनेशन. क्या होगा? है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी? इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. सबसे पहला तो ये क्या होगा?
इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, मतलब कोई स्टिमुलस नहीं है और फिर भी हमें चीजें दिखाई दे रही है, हम कुछ परसीव कर रहे हैं। तो हेलुसिनेशन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? विविड एंड क्लियर। कोई तुम्हें बाहर आवाज नहीं लगा रहा, फिर भी तुम्हें लग रहा है, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस है और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि कोई आवाज लगा रहा है, तो ये क्या है? विविड एंड क्लियर इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। उसके अलावा क्या होगा? परसीव्ड इन आउटर स्पेस, परसीव्ड इन आउटर स्पेस, तुम्हें ये आउटर स्पेस में परसीव होंगी। उसके अलावा फोर्थ क्या होगा? अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चाहेंगे हमें आवाजें ना सुनाई दे, फिर भी हमें आवाजें सुनाई देंगी। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नॉट इन विलफुल कंट्रोल, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। नॉट इन विलफुल कंट्रोल, हम चाह के भी उनको रोक नहीं सकते। तो हेलुसिनेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, की स्टिमुलस नहीं होगा फिर भी कोई चीज तुम्हें सुनाई देगी। विविड एंड क्लियर, वो इतनी साफ होगी, तुम्हें साफ साफ सुनाई देगा, कोई तुम्हें आवाज लगा रहा है, तुम्हें साफ साफ तुम्हारे सामने कोई आदमी दिखाई देगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। परसीव्ड इन आउटर स्पेस, तुम्हें अपने बाहर सुनाई देगा, बाहर कुछ दिखाई देना, वो क्या होता है? अपना परसीव्ड इन आउटर स्पेस, ठीक है, बाहर किसी की आवाज सुनाई देना। फिर क्या होता है? नॉट इन विलफुल कंट्रोल, की तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी, ठीक है, तुम चाह के भी उसको नहीं रोक पाओगे। उसके बाद अपना एक नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज स्यूडो हेलुसिनेशन। व्हाट इज स्यूडो हेलुसिनेशन? स्यूडो हेलुसिनेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, ठीक है। तो स्यूडो हेलुसिनेशन या हाफ होना या किसी चीज का मतलब कंप्लीटली पूरा ना होना, ट्रू ना होना, तो स्यूडो हेलुसिनेशन क्या होगा? अब ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? ये भी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस में होगी, मतलब कोई स्टिमुलस नहीं है फिर भी तुम्हें कुछ सुनाई देना, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, ओके। ये भी विविड एंड क्लियर होंगी, तुम्हें क्लियरली सुनाई देगा कि कोई तुम्हें बोल रहा है या आवाज लगा रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? ये भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगी, नॉट इन विलफुल कंट्रोल, तुम चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉट इन विलफुल कंट्रोल। अब फोर्थ क्या होगा जो इसका मेजर डिफरेंस है? हेलुसिनेशन में क्या हो रहा था? हमें बाहर आवाजें सुनाई दे रही थी, आउटर स्पेस से जो है हम परसीव कर रहे थे, ठीक है। सूडो हेलुसिनेशन में क्या होगा? परसीव्ड फ्रॉम इनर स्पेस, हमें अपने अंदर आवाजें सुनाई देंगी, इनर वॉइसेस, ठीक है। तो सूडो हेलुसिनेशन क्या होगा? इनर वॉइसेस या परसीव्ड इन इंटरनल स्पेस, परसीव्ड इन इंटरनल स्पेस। अब मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। एक पर्सन है, वो बोल रहा है कि मुझे बाहर एक आदमी दिख रहा है जो मुझसे बात कर रहा है, उसे अपने बाहर किसी की आवाजें सुनाई दे रही है, तो दैट इज हेलुसिनेशन। अब कोई इंसान है, वो बोलेगा कि मुझे मेरे दिमाग के अंदर ही आवाजें सुनाई दे रही है, मुझे अपने अंदर ही आवाजें सुनाई दे रही है, मुझे अपने अंदर ही कोई आवाज लगा रहा है, तो दैट इज स्यूडो हेलुसिनेशन, जो इनर स्पेस में परसीव होंगी, हेलुसिनेशन जो आउटर स्पेस में परसीव होंगी। और दोनों क्या होंगी? एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस नहीं होगा तब भी हमें सुनाई देंगी, विविड एंड क्लियर होंगी, साफ साफ हमें सुनाई देगा कोई हमें आवाज लगा रहा है, ठीक है। और क्या होगा? नॉट इन विलफुल कंट्रोल, हम चाह के भी उनको नहीं रोक पाएंगे। तो ये क्या था? एक डिफरेंस था हेलुसिनेशन और स्यूडो हेलुसिनेशन में। तो क्लियर हुआ? अब उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, क्या टाइप्स होंगे हेलुसिनेशन के? सबसे पहले आता है अपना विजुअल हेलुसिनेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटेड टू विजन।
फॉल्स परसेप्शन रिलेटेड टू विजन, मतलब कुछ है नहीं फिर भी तुम्हें वो चीज दिखाई दे रही है. फॉल्स परसेप्शन रिलेटेड टू विजन. कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज है भी नहीं, तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा, फिर भी तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा है. ठीक है, ये किस किस डिसऑर्डर में या किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है? सीन इन ओबीडी एंड ओबीडी क्या है? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एंड एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज. जो आदमी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, उनको विजुअल हेलुसिनेशन होते हैं या फिर ओबीडी में हमें देखने को मिलती है. ठीक है, ओबीडी क्या है? अपना डिलीरियम एंड डिमेंशिया. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओबीडी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दो डिसऑर्डर्स आते हैं, डिलीरियम एंड डिमेंशिया. तो विजुअल हेलुसिनेशन हमें क्या होगा? फॉल्स परसेप्शन रिलेटेड टू विजन. ठीक है, कुछ है नहीं फिर भी हमें दिख रहा है. अब हमारे ब्रेन के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, प्राइटल एंड ओसिपिटल. ठीक है, अब देखने का काम, हर एक जो लोब है उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन किया गया है. ठीक है, कि कौन सा ब्रेन कौन सा लोब क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा. तो जो विजन से रिलेटेड फंक्शन है वो अपना कौन सा लोब करता है? जो लोब विजन में हेल्प करता है, लोब रिलेटेड टू विजन, अपने ब्रेन का कौन सा लोब है? दैट इज ओसिपिटल लोब. जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम लोब्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस लोब का क्या काम है. अभी के लिए इतना देख लो. अगर हमारे विजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब हमारा ओसिपिटल लोब अफेक्टेड है वही. लेकिन अगर हमें विजुअल हेलुसिनेशन हो रही है तो अपना कौन सा लोब अफेक्ट होगा? लोब रिलेटेड टू विजुअल हेलुसिनेशन. जब हेलुसिनेशन होगी ना तो ओसिपिटल लोब अफेक्ट नहीं होगा. अपना जो लोब अफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? टेम्पोरल लोब. ठीक है, अब हमने विजुअल हेलुसिनेशन के बारे में पढ़ा. अब एक चीज और देख लेते हैं. जो विजुअल हेलुसिनेशन होती है ना वो कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ विजुअल हेलुसिनेशन. टाइप्स ऑफ विजुअल हेलुसिनेशन. जो विजुअल हेलुसिनेशन होती है ना वो अपनी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है. ठीक है, फर्स्ट वन इज फॉर्म्ड एंड सेकंड वन इज इनफॉर्म्ड. नाम से ही समझ में आ रहा है. फॉर्म्ड में क्या होगा? फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन कौन सी होंगी? वो जिनमें प्रॉपर एक इमेज बनती होगी. ठीक है, हेलुसिनेशन रिलेटेड टू एनी प्लेस, एनी पर्सन और एनिमल और एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इनफॉर्म्ड कौन सी होगी? जिसमें एक प्रॉपर इमेज नहीं बनेगी, जो किसी कलर या लाइट से रिलेटेड होगी. एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ में आएगा. तुम्हें विजुअल हेलुसिनेशन हो रही है, यानी तुम्हें कुछ फॉल्सली परसीव हो रहा है, दिख रहा है कि तुम्हारे सामने कुछ एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो ट्रूली नहीं है. तो फॉर्म्ड क्या होगा? तुम्हें अपने सामने कोई आदमी खड़ा दिख रहा है, एक प्रॉपर इमेज बन रही है ना, या तुम्हें अपने सामने कोई एक जानवर खड़ा दिख रहा है तो वो एक प्रॉपर इमेज बन रही है. तो वो कौन से टाइप की हेलुसिनेशन होगी? वो होगी अपनी फॉर्म्ड हेलुसिनेशन. अब इनफॉर्म्ड कौन सी होगी? इनफॉर्म्ड होगी कि तुम्हें अपने सामने एक ऑरेंज कलर की लाइट दिख रही है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. वो लाइट रियलिटी में कोई कलर दिख रहा है तुम्हें अपने सामने लेकिन वो सच में नहीं है. तो वो कौन सी होगी? इनफॉर्म्ड हेलुसिनेशन. तो फॉर्म्ड हेलुसिनेशन कौन सी होगी? रिलेटेड टू पर्सन या एनिमल. ठीक है, इसमें क्या होगा? अ क्लियर इमेज विल फॉर्म. एक क्लियर इमेज बनेगी तुम्हारे सामने. अ क्लियर इमेज विल फॉर्म. ठीक है, अब इनफॉर्म्ड में क्या होगा? ये किससे रिलेटेड होगी? रिलेटेड टू कलर या लाइट. तुम्हारे सामने कोई इमेज नहीं बन रही है, बस तुम्हें दिख रहा है कि दूर से कोई लाइट तुम्हारी तरफ आ रही है. ठीक है, तो लाइट या कलर से रिलेटेड जो होगी वो कौन सी होगी? इनफॉर्म्ड हेलुसिनेशन. सॉरी. अ क्लियर इमेज
image will not form. Informed में क्या होगा, कोई clear image नहीं बनेगी. A clear image will not form. Okay. अब जैसे हमने पढ़ा विजुअल हेलुसिनेशन में अपना कौन सा लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, दैट इज टेम्पोरल लॉ. तो फॉर्म्ड में बेसिकली कौन सा लॉ ऑफ इफेक्ट होगा, फॉर्म्ड में जो अपना लॉ ऑफ इफेक्ट होता है वो होता है टेम्पोरल लॉ. और इनफॉर्म्ड में कौन सा लॉ ऑफ इफेक्ट होगा अपना, इनफॉर्म्ड हेलुसिनेशन में जो अपना लॉ, इनफॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन में जो अपना लॉ ऑफ इफेक्ट होगा दैट इज ऑसिपिटल लोब. ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ लिया है विजुअल हेलुसिनेशन के बारे में. नेक्स्ट इज अवर ऑडिटरी हेलुसिनेशन. ऑडिटरी हेलुसिनेशन ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन होती है. जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है ना, सब में अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो वो कौन सी होती है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन. इससे आगे जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ऑडिटरी हेलुसिनेशन हेडिंग लगा के छोड़ दो. तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने इमोशन से स्टार्ट किया. कल हम इमोशन की थ्योरीज तक पढ़ चुके थे. उसके बाद आज हमने पढ़ा इमोशंस के डिसऑर्डर. तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, प्लेजरेबल मूड, अनप्लेजरेबल मूड एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स. ठीक है, प्लेजरेबल में हमने मानिया और मेनिया की स्टेजेस पढ़ी, अनप्लेजरेबल में हमने डिप्रेशन की स्टेजेस पढ़ी. फिर हमने पढ़ा बिरेवमेंट क्या होता है जिसमें ग्रीफ और हमने मॉर्निंग पढ़ा. फिर हमने पढ़ा डाबडा के बारे में, ठीक है, ग्रीफ की स्टेजेस के बारे में. उसके बाद हमने अदर मूड डिसऑर्डर्स में क्या क्या पढ़ा, बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़े जिनमें से 2 का नाम मैं अभी लेती हूँ क्योंकि वो क्या है, दोनों अपने 4A ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है. ठीक है, फर्स्ट वन इज एफेक्ट इनएप्रोप्रिएट एंड सेकंड वन इज एम्बिवेलेंस. ओके, तो ये हमने अदर मूड डिसऑर्डर्स में पढ़ा. उसके बाद हमने स्टार्ट किया है अपना दैट इज परसेप्शन. परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन के डिसऑर्डर्स. परसेप्शन के डिसऑर्डर्स में हमने हेलुसिनेशन और इल्यूजन पढ़ा. हेलुसिनेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने. और फिर हमने स्यूडो हेलुसिनेशन पढ़ा कि हाउ स्यूडो हेलुसिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेलुसिनेशन. उसके बाद हमने टाइप ऑफ हेलुसिनेशन पढ़ना स्टार्ट किया जिसमें हमने विजुअल कंप्लीट कर लिया है. ऑडिटरी हेडिंग लगा लो. ऑडिटरी हम कल पढ़ेंगे और ऑडिटरी से आगे के हम कल कंटिन्यू करेंगे. अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट देखूंगी तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगी. थैंक यू सो मच.